इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 8, जिसमें हम गृह युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि रूस में गृह युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ और किस कारणवश हुआ था। तो चलिए, जब बोल्शेविकों ने जमीने के लिए तो सब होता है ना, तो जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनः वितरण मतलब फिर से बांटने का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनः वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। बाकी सब किसान थे, भैया भूमि बटेगा तो उसका घेराव वेराव तो करना है ना, इसके लिए वो घर जाना चाहते थे, गांव जाना चाहते थे अपने अपने। गैर बोल्शेविक, जो बोल्शेविक से नहीं थे, गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। बोल्शेविक विद्रोह जो हुआ था उसकी निंदा की थी कौन? समाजवादियों जो बोल्शेविक के नहीं थे, उदारवादी और राजशाही। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जिसको बोलते थे रेडस से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी, जिनको बोलते थे ग्रीन्स, और जार समर्थकों को बोलते थे व्हाइटस, ये राजा थे, व्हाइटस का ही नियंत्रण था ज्यादातर हिस्सों पर। यहाँ पर उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। किसके लिए? विद्रोह करने के लिए। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान, मतलब आपस में जब युद्ध होता है अपने देश में तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। भारत में सारे राज्यों में अगर युद्ध चालू हो जाए एक दूसरे से तो इसको गृह युद्ध बोलेंगे। तो बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसे समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल रही थी और फैल भी गई थी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं फैल सकता है। क्रियाकलाप, ग्रामीण इलाकों में हुई क्रांति के बारे में दो दृष्टिकोण पढ़ें। दोनों दृष्टिकोण जो दिया गया है उसको पढ़ें, ग्रामीण और शहरीय दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए कि आप इन घटनाओं के साक्षी हैं। निम्नलिखित की नजर से इन घटनाओं का ब्यौरा लिखिए। मतलब अपने सोच से एक ब्यौरा लिखिए, मतलब एक ऐसे लिखो, लेख लिखो कि जिसके वजह से आप समझा पाओ कि वहां पर क्या हो रहा था। एस्टेट मालिक, छोटा किसान और पत्रकार, इन सब के ये आपका समझ लो सारांश हो गया, इसी पर लिखना है। पत्रकार, छोटा किसान और एस्टेट मालिक। 3 एस्टेट होते थे, चर्च वाला, कुलीनों वाला और मध्य वर्ग वाला। व्हाइटस में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इस रवैये से हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविक के प्रति, जो बोल्शेविक नहीं थे, तो बोल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जितने भी गैर बोल्शेविक थे उनकी जन समर्थन जो मिलता था वो कम हो गया। फरवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। समझ लो कि ज्यादातर हिस्से बोल्शेविकों के नियंत्रण में आते थे रूसी साम्राज्य के। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रीयवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। और बोल्शेविकों को कैसे, मतलब उनको इतना बड़ा राज करने में सहायता मिल गया, क्योंकि उनके साथ गैर रूसी राष्ट्रवादी नेता भी थे, लोग भी थे, संगठन भी था और मुस्लिम लोग भी थे। इसी के वजह से वहां उनको ये प्रसिद्धि मिला। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वो मिल गए थे बोल्शेविक से, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। जो वहां पर स्थानीय मतलब राष्ट्रवादी थे उनका बहुत बड़े पैमाने पर मर्डर किया गया, कत्लेआम हुआ था, मर्डर हुआ था उनका।
ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। लोगों को कभी समझ में नहीं आता है। कोई लूटता है तो भी समझ में नहीं आता है और देता है तो भी कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़े दिन और सही चलने देना चाहिए जो चल रहा है। लूट लो, लूट मार के खत्म हो जाओ बेवड़े कहीं के। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादियों को सोवियत संघ, जिसको बोलते थे यूएसएसआर, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। वो रूस साम्राज्य की तरफ से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित कर दिया गया रूस में। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। राज्य के अंदर उनको आजादी दे दी गई। उनके लिए थोड़ा सा राजशाही सत्ता कर दिया गया। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नहीं, एकदम छोटा छोटा जो फालतू की बात होती है, घुमंतुवाद। तो घुमंतुवाद का मतलब होता है एक जगह पर ना टिकना, अपने आवश्यकता के अनुसार अपने जरूरत के हिसाब से इधर उधर घूमकर अपने जीवन को बिताना। तो घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गई थी। मतलब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया गया था कि आप घुमंतु नहीं कर सकते, घुमंतु खेती नहीं कर सकते, घुमंतुवाद में आप नहीं रह सकते। इसलिए विभिन्न राष्ट्रों का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाया, और फिर से वो धीरे धीरे ही वो सफल हो पाया। एक साथ नहीं हो सकता था ना। ये देखो, अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया दो राष्ट्रीय कोण। जब अक्टूबर क्रांति हुआ था तो उस समय मध्य एशिया में क्या हो रहा था, दो दृष्टिकोण इसमें बताया जा रहा है। एम.एन. रॉय, भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कम्युनिस्ट के एक प्रमुख नेता थे। किसके? कम्युनिस्ट के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। मुखिया जो था एक भला सा बुजुर्ग था। उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी गद्दी से हटा दिया गया था जिन्होंने कारगिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। कारगिजों के मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब कारगिल, जिसको बोलते थे कारगिस्तान, एक देश का नाम है कारगिस्तान। कारगिस्तान के वहां के जो लोग थे एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से, वहां पे जो बोल्शेविक नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब एक नारा लगा वहां पे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा जितना भी कबीला था, पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे नारे वहां पर लगने लगे। फिर देखो, कारगिल मतलब वहां के लोग, कारगिस्तान के लोग, कारगिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर वे अचंभे और दहशत में डूब गए कि अब क्या होगा। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आजाद कराया था और ये उम्मीद दिलाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी, मतलब उनकी आजादी मिल जाएगी। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के बाद आई। उसमें बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था, क्योंकि बहुत ऐसे
कानून पास कर दिए गए थे, थोप दिए गए थे, जिससे जीना बहुत मुश्किल हो गया था। पहले बार, यहाँ पर वही लिखा है, पहले एक बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने कारगिजों का दमन किया। अब देखो यहाँ पे क्या, नौकरशाह, नौकरों के झुंड ने उन पर दमन किया। अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी किर्गिस्तान में जाओगे आप, कहाँ पे, किर्गिस्तान में, तो वैसे भी आप देखोगे कि आज काले लोग वहां पे लीडर हैं और बाकी सब लोग का वही हाल है। मतलब कुछ ही लोग मिलेंगे, बाकी सब नहीं मिलेंगे। आज भी वैसे ही, नया नहीं है कुछ, सब वैसे ही चल रहा है। अब अगला टॉपिक है 4.2 समाजवादी समाज का निर्माण। अब समाजवादी क्या, लोगों में तो समाजवादी व्यवहार विचार होता है, तो वो वैसा समाज, और उस समाज का निर्माण कैसे हुआ। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसकी समाजीकरण किया जा चुका था। एक तरह से जिसका बारे में लिख लिया गया था वो उनको लौटा दिया गया। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। उसको दिखाने के लिए, सामूहिकता मतलब एक समूह को दिखाना, जो दिखाया जाता है कि हमारे पास इतने लोग हैं, इतने समाज है, उसी को सामूहिकता बोलते हैं, जिसके पूरा का बोध हो। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। शासन के लिए एक केंद्र, मतलब जिस तरह केंद्र सरकार होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैसे ही नियोजन वहां पर व्यवस्था हो गया। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह कायम किया जा सकता है। इस आधार पे वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे, एकदम 5 साल के लिए ठीक। पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और दूसरा 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी, मतलब एक तरह से बराबर कर दी जितनी भी कीमत है। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, जितना भी उत्पादन था जो फैक्ट्री से आते थे वो बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई, एकदम 100% वृद्धि हो गई। नए नए उद्योग शहर, मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां लगने लगे, औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। तो जहां पर फैक्ट्री होगा वहां पर शहर भी होगा, तो वैसे ही शहर वहां पर स्थित अस्तित्व में आए। अब देखो कोई फैक्ट्री लग रहा है, ठीक है, तो कोई फैक्ट्री लग रहा है तो वहां पर कमाई कैसे कैसे होता है। तो फैक्ट्री में करीबन 2000 मजदूर काम करते हैं, ठीक है। 2000 मजदूर कहीं ना कहीं रहेंगे, बीमार होंगे तो इलाज करवाएंगे, तो डॉक्टर रहा तो उसका इलाज, उसका रोजगार बढ़ा। अब 2000 लोग रहेंगे तो साफ सफाई करने के लिए चाहिए, वो रोजगार बढ़ा। फिर पेड़ और लगाने वाले, गार्डन फार्डन करने वाले भी लोग हैं, तो फिर उसके लिए रोजगार है। पानी देने वाले रोजगार है, खाना बेचने वाले रोजगार है, समझे। इसी तरह रोजगार वहां पर, अब सब चीज है। स्कूल होगा तो स्कूल में भी रोजगार मिलता है। फिर बिजली आएगी तो बिजली के लिए भी रोजगार होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, प्लम्बर होंगे, घर बनाने वाले राज्य मिस्त्री होंगे। तो इतना बड़ा रोजगार तो है ना। मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव में बहुत तेजी से काम हो रहा था, तो कार्य स्थितियां खराब होने लगी वहां पे। मैग्नीटो गर्सक शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया, एकदम 3 साल के भीतर काम को पूरा हो गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, बहुत सख्त जिंदगी थी उनकी, जिनका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका, पहली बार में 550 बार। रियायती
क्वार्टरों, जितने भी वहां पर रिहायशी इलाके थे, एक तरह से सब कोई जहां जा सकता है, तो रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में बहुत ठंडा था, तो जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। कितने डिग्री में? 40 डिग्री कम तापमान थी, वहां पे -40 डिग्री थी। यहाँ पर तो वही बताया जा रहा है 40 डिग्री कम तापमान पे, मतलब वहां पर बहुत ठंडा पड़ता है। तो उन सर्दियों का मौसम में उनको घर से निकल कर घर में गर्मी, घर के बाथरूम में गर्मी, तो रोड पे दिक्कत, तो दौड़ के जाना पड़ता था बाथरूम में कि हम कहीं जम नहीं जाएं। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, वहां पे एक स्कूल लगाया गया। फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया था, क्योंकि वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। सबको दाखिला दिलाया गया। ये चित्र देख सकते हो किस तरह वहां पे चिमनी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर को लोग खाने के लिए लाइन लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग खाएंगे। 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष, ये भोजन कक्ष है, ये काम हो रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्नीटो गोर्सक का एक बच्चा वहां पर काम कर रहा है। यह बच्चा सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। ये देखो, यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती क्या होता है, 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उत्पादकों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सहकारी समयवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को जितने भी आमदनी थे सबके बीच बांट लिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रियासती मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सारे सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फॉर्म 1955। महिला कामगारों के बच्चे के लिए, जो महिला वहां पर काम करती थी, उनके बच्चे के लिए फैक्ट्री में बालवाड़ियां खोल दी गई, मतलब बच्चों को खेलने वाले एक फुलवाड़ी जैसा खोल दिया गया, पार्क जैसा। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, एकदम सस्ती, चीप, मतलब केवल खुराकें दे और ठीक ठाक रखे, वैसे स्वास्थ्य सेवा खोल दिया गया। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, मजदूरों के लिए एक मकान बनाया गया। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संस्थान जितने भी थे, सरकारी संस्थान समिति थे। सरकारी समिति जो होती है, सरकारी संस्था जो होता है, संसाधन होते हैं उनका तो भैया अलग बात है। तो क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे और सरकारी संसाधन वहां पर बहुत कम होते हैं, वहां पर क्या हर जगह पर कम होता है। कम होता है कि लोग कम देते हैं वो तो नहीं पता। जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन देखेंगे। उस दिन क्या देखेंगे? उस दिन हम दिखाएंगे कि सरकार में कितना पावर होता है। बस जिस दिन हम अपने क्षेत्र के सीएम बन गए उस दिन समझ लो स्कूल ठीक, सारे पुलिसकर्मी ठीक, डॉक्टर ठीक, अस्पताल ठीक, रोड ठीक। उस दिन के बाद से सब चीज का सिस्टम बदल कर रख देंगे। मतलब आने वाले फिर उस मतलब मेरे कार्यकाल में 5 साल जब बीतेगा तो 5 साल के बाद हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी काम करके जाऊंगा, इतना काम कर दूंगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।